मोहित शुक्ला जी, यहाँ बांग्लादेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, यानी कि जब शेख हसीना की कुर्सी गई थी, तब भी उस वक्त जिक्र किया गया था कि ये प्योरली छात्रों का आंदोलन नहीं है, इसमें कुछ बाहरी शक्तियां भी हैं जिनके जरिए यहाँ सत्ता परिवर्तन की पूरी प्लानिंग रची गई है और फिर उसे अमली जामा पहनाया गया है। अब दोबारा से छात्र सड़कों पर आ रहे हैं। क्या ये प्योरली छात्र हैं क्या, या फिर अभी भी कुछ बाहरी शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं? देखिए, छात्रों के पास जो है रचना जी, जोश होता है, होश नहीं होता। और छात्रों का प्रयोग जो है पहले भारत में भी राजनीति में होता था, छात्रों को आगे कर दिया जाता था। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, और जब मैं पढ़ता था तब बड़ा प्रयोग होता। बाद में इसको धीरे धीरे अच्छी सरकारें आई, अच्छे प्रबुद्ध लोग, जब मोदी जी आए तो उन्होंने धीरे धीरे ये सब बंद करा दिया और कहा भाई छात्रों का काम पढ़ने लिखने का, ये सब काम नहीं होना चाहिए। तो ये सब अब धीरे धीरे बंद हुआ है। मगर बांग्लादेश चूंकि पिछड़ा हुआ देश है, भारत बहुत उन्नति की ओर अग्रसित है, तो इसलिए वहां पर ऐसा प्रयोग हो रहे हैं अभी भी। और पीछे जो बड़े राजनेता हैं वहां के, जो कट्टरपंथी हैं, वो छात्रों का प्रयोग करते हैं। और एक कहावत है जो बचपन से हमने सुनी थी, आपने भी सुनी होगी रचना जी, की जैसे जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता। तो उसी प्रकार से जैसे शेख हसीना को हटाने के लिए यूनुस और अन्य कट्टरपंथियों छात्रों को आगे किया, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाई, आज वो खुद उसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। आज मोहम्मद यूनुस यूनुस को ही अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया है, और ये आर्मी उनकी मदद नहीं कर पाएगी जैसे शेख हसीना की नहीं कर पाई। और ये सब छात्र वहां घुस जाएंगे और उनके घर में, और वो तो भारत की मदद से बेचारी आ भी गई, बच गई, और इनका तो बचना भी मुश्किल है। मुझे तो लग रहा है छात्र उनको वहीं पर पीटे ना। और इन्होंने हिंदुओं के रासों पर राजनीति करी है, महिलाओं की आबरू लूटी गई, ये मजे लेते रहे और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, मंदिर तोड़े गए। और वहां पर एक महिला तो बेचारी खटक लेके अकेले खड़ी थी, अपनी रक्षा कर रही। ऐसी ऐसी सोशल मीडिया पे मैंने फोटोएं देखी, लोगों के बयान सुने, जिंदा जला दिया गया लोगों को। और मोहम्मद यूनुस ये देखते रहे, और इनको अपनी कुर्सी की केवल चाह थी। तो ऐसे लोगों को जो है, इनके कुरान में ही लिखा हुआ, जिसको ये इस्लाम मानते हैं, कि ऐसे लोग ये शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के मार्ग से जो भटक जाते हैं, उनको शैतान ही सजा देता है और अल्लाह खुद सजा देते। मैंने आपके चैनल पे ये बात बोली थी, और आज देखिए वही हो रहा है कि अपने चक्रव्यूह में फंस गए हैं। और इन्हीं के जो इन्होंने रास्ता अपनाया दूसरों को सजा देने के लिए, वही छात्र इनको ही मारने दौड़ रहे हैं, ये आर्मी के शरण लेने के लिए दौड़ रहे हैं। अगर आर्मी बचा नहीं हालांकि पाएगी, मुझे यही लगता ईश्वर है का न्याय अपराधी का कोई व्यवस्था है। धर्म नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। मैं किसी धर्म से जोड़कर इसे नहीं देखती। मनोज जी, जो हालात अभी बने हुए हैं, और अगर छात्र सड़कों पर आ रहे हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर जो छात्रों से जुड़ी हुई है, और साथ ही साथ आम चुनावों की मांग हो रही है। अब सवाल ये कि आम चुनाव, आप कह रहे हैं कि वहाँ आर्मी चीफ के खिलाफ भी साजिश हो रही है, आप कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस की कुर्सी जाने वाली है, कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली अभी मोहम्मद यूनुस बन गए हैं। सवाल ये कि आम चुनावों के बाद हालात कहीं और बिगड़ेंगे तो नहीं, या संभलेंगे? देखिए, ये अभी संघर्ष उसी चीज का चल रहा है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे का क्रोनोलॉजी देखिए शेख हसीना के पहले, तो वहां पे हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें फ्रीडम जो फाइटर्स के जो बच्चे थे उनको रिजर्वेशन देने की बात हुई थी। और उसके खिलाफ में ये एक मूवमेंट शुरू हुआ, जो छात्र वहां से निकल के आए, और उसमें उसके बाद से शेख हसीना को जाना पड़ा। ऑब्वियस है, इसके पहले के जो हमारे वक्ता जो आचार्य जी जो बता रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे, क्योंकि ये जो भीड़ है इसके पीछे फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, और नो डाउट इसमें पाकिस्तान और आईएसआई की पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये जो आंदोलन खड़ा किया गया था, वो फिर से आंदोलन वही रूप लेने जा रहा है। और इस समय भारत को भारत की खास करके विदेश नीति को चौकन्ना रहना पड़ेगा कि अगर वहां से यूनुस सरकार जाती है तो वहां पे किसके हाथ में सत्ता जाती है। तो मुझे लगता है कि, और जिस प्रकार से भारत का जो डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी जिस प्रकार से, और अमेरिका में जो एक नीति चल रही है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही तरीके से लोग वहां पर शांति स्थापित करेगा। क्योंकि शेख हसीना एक पॉपुलर लीडर रही हैं, अवामी लीग के वहां पे समर्थन है, और जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ वहां पे जो एट्रोसिटी की गई, वो लोग भी अब धीरे धीरे निकल के इस आंदोलन में आएंगे, क्योंकि यही मौका है। क्योंकि आप खुद समझ सकती हैं कि चुनी हुई सरकार को, जिस सरकार को विश्व के सारे देश ने उसको रिकॉग्नाइज किया था, जब शेख हसीना जी का चुनाव हुआ था अवामी लीग का, तो उसको वर्ल्ड के लगभग सारे देशों ने किया था, सिर्फ अमेरिका ने उसका विरोध किया था, क्योंकि उनको पता था कि उनका डिमांड क्या था, और उसी विरोध का नतीजा खामियाजा इनको भुगतना पड़ा, जिसके चलते आज ये स्थिति हुई है। लेकिन आज अमेरिका में शासन बदल चुका है, और जो डेमोक्रेसी और खास करके पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों को पता है कि अगर शांति को व्याप्त करने के लिए अगर आपको कुछ कड़ा स्टेप लेना पड़े तो वो भी लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारत उसमें जरूर एक अहम भूमिका का निर्वहन करेगा,
बांग्लादेश में शांति स्थापित करने के क्योंकि लिए। अमेरिका का स्ट्रेटेजिकल पार्टनर भारत कहा जाता है और ऐसे में मोहित जी जो हालात बांग्लादेश में बने हुए, मुझे याद आया दिवाली के आसपास जब डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट किया था बांग्लादेश के हालातों को लेकर और ये कहा था कि अगर वो पावर में होते तो ये हालात कभी होते नहीं। अब भारत अमेरिका के साथ साथ चल रहा है, मजबूत ये रिश्ता हो रहा है, बांग्लादेश भारत के खिलाफ भी साजिश कर रहा है, तो क्या अमेरिका के दखल के बाद कुछ बेहतर हो सकते हैं बांग्लादेश के हालात और डायरेक्टली कह लीजिए इनडायरेक्टली कह लीजिए ये भारत के लिहाज से भी बेहतर होगा? देखिए रचना जी, ऐसा है कि ये ट्रंप जो है शुरू से ही कट्टरपंथियों के खिलाफ रहे हैं और ये पूरे विश्व में जितने ये कट्टरपंथी इस्लामिक कट्टरपंथी जहां जहां ये आतंकवाद फैलाते हैं, इस तरीके की साजिशें रचते हैं, हमेशा ट्रंप ने कहा है कि हम कट्टरपंथियों के सख्त खिलाफ है, अमन चैन पसंद हैं। और जो अमन चैन पसंद जो मुस्लिम हैं वो भी ट्रंप को मानते हैं। तो ट्रंप के आने के बाद ये निश्चित है कि बांग्लादेश के हालात बिगड़े हुए सुधरेंगे और भारत तो जो है विश्व गुरु बनेगा और भारत की बात को ट्रंप मानेंगे, सुनेंगे और भारत के प्रभुत्व में जैसे पहले बांग्लादेश था फिर आ जाएगा, क्योंकि भारत ही केवल बांग्लादेश में सुरक्षा स्थापित कर सकता है, वही शांति अमन चैन ला सकता है, क्योंकि तीनों तरफ से जो है भारत की सेनाओं ने घेर रखा है बांग्लादेश को। और आज भी अगर बांग्लादेश प्रधानमंत्री मोदी जी से मदद मांगे तो मोदी जी का हृदय इतना विशाल है कि आज वो बांग्लादेश में शांति व्यवस्था लाने में पूरा सहयोग देंगे और भारत की सेना इतनी सक्षम है कि बांग्लादेश में कुछ ही दिनों कुछ समय में ही शांति की स्थापना कर देंगे। वहां जो ये हालात बिगड़े हुए हैं बिल्कुल शांत हो जाएंगे। वही तभी संभव है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत से बात करें और भारत के प्रधानमंत्री से मदद मांगें। और प्रधानमंत्री जी ने हमारे कहा है कि हम हर संभव मदद देने के लिए बांग्लादेश को तैयार हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा और बांग्लादेश आप देखिएगा जल्दी भारत के अंतर्गत पहले की तरह आ जाएगा और बांग्लादेश से फिर से अमन चैन शांति की स्थापना हो जाएगी। भारत तो लगातार बांग्लादेश को मदद भी करता रहा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो अपनाई है भारत ने और उसके तहत बांग्लादेश को बार बार जो मदद की खेप है वो भेजी गई है। लेकिन मनोज जी, बांग्लादेश अब पाकिस्तान के रास्ते पर है। इससे पहले आपने आईएसआई का भी जिक्र किया, क्या ये समझें कि पाकिस्तान ने, चीन ने जो साजिश रची बांग्लादेश को बर्बाद करने की वो भी पूरी हो रही है और बांग्लादेश के सहारे ही भारत के खिलाफ भी साजिश पूरी हो रही है? देखिए, एक जो खास करके जो विदेश नीति अगर आप देखिए तो साउथ एशिया में लगभग जितने भी वर्ल्ड के जो भी कैपिटलिस्ट कंट्री हैं या जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन सबका इंटरेस्ट यहाँ पे रहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब उनके कॉलोनी रहे हैं। और जिस प्रकार से भारत पिछले 77 साल से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अगर आप इमरजेंसी को हटा दीजिए तो मुझे लगता है कि कभी भी भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन नहीं हुआ, बल्कि डे बाय डे हम मजबूत हुए। लेकिन आप वही अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका अगर आप देख लीजिए तो ये सारे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सही तरीके से एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि जो खास करके चूंकि चाइना अभी एक विश्व का एक उभरता हुआ आर्थिक अर्थव्यवस्था वाला देश है और कोविड के बाद से जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड क्रोनोलॉजी में जो एक वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है उसका स्वरूप साउथ एशिया से ही जाता है। और ऑब्वियस है कि इसमें भारत की एक अहम भूमिका विदेश नीति में और आर्थिक नीति में होने जा रही है और आज की डेट में एग्जिस्ट भी कर रहा है, क्योंकि आज हम वर्ल्ड के लगभग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुके हैं, हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं। और साउथ एशिया में अगर आप देख लीजिए तो सिर्फ भारत ही एक है जो कि कोविड के बाद से इसकी अर्थव्यवस्था और इवन इन्फ्लेशन में भी बहुत ज्यादा का ग्रोथ नहीं हुआ उसके बाद। लेकिन आप अगर बांग्लादेश का देख लीजिए, पाकिस्तान का देख लीजिए, अफगानिस्तान का देख लीजिए, श्रीलंका का देख लीजिए, तो सब जगह पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई है। तो मुझे जो अगर हम देखते हैं विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए देखते हैं तो भारत अभी बहुत ही सेफेस्ट पोजीशन में है और यहाँ पे उसको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर भारत अपने आप को आपने खुद बोला कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी एक पॉलिसी हो गई और जिस प्रकार से मोदी जी का जो एक विदेश नीति जो एक बिल्कुल डिफेंसिव ना हो के अटैकिंग मोड की तरफ है कि हम इंटरेस्ट जहां भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर कुछ भी होगा तो हम उसमें कदम आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि उस चीज को भारत भी सही वक्त पर सही फैसले लेना जानता है और सबसे बड़ी बात अमेरिका भारत के साथ में है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, मोहित जी, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए इस बड़ी खबर पर।